दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन से विवाद के बीच वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने लद्दाख का दौरा किया। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों को भी सीमा के करीब के एयरबेस के लिए भेज दिया है। वायुसेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर लेह और श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया 17 जून को पहले लेह पहुंचे थे और इसके बाद 18 जून को उन्होंने श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। ये दोनों एयरबेस पूर्वी लद्दाख के बेहद करीब है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, वायुसेना के प्रमुख का इस तरह से दौरा करना, ये संकेत बहुत कुछ बताता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थितियां वहां पे बनी हुई हैं, ऐसे में वायुसेना प्रमुख दौरा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे ही आप गंभीरता समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना किस तरीके से अलर्ट है। खुद जो है कुछ दिन पहले ही लगातार रक्षा मंत्री जो है बातचीत कर रहे थे तीनों सेना प्रमुख से, और उसी वक्त जो है वायुसेना और नौसेना को जो है अलर्ट पे भी रखने को कहा गया था। हालांकि पूरे ईस्टर्न लद्दाख में सिर्फ 2 ऐसे बड़े एयरबेस है जहां पे कि फुल फ्लैश तरीके से जो है ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें कि एक लेह का एयरबेस है और एक श्रीनगर का एयरबेस है। बाकी छोटे छोटे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जरूर है। एक फायोस बेस जो है वो तैयार किया गया, लेकिन वो मेंटेनेंस बेस है। तो कह सकते हैं कि जितने भी अपग्रेडेड जो एयरक्राफ्ट है, जो फ्रंट लाइनर एयरक्राफ्ट है, वो हमेशा जो है वो तैयार हैं किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए। और फिलहाल जो है हर एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे, खासतौर पे कि एयरफोर्स के जितने भी हैं उनको जो है फिलहाल एक्टिवेट किया गया है। और उसमें जो है अलर्ट के तहत जो है सारे एयरक्राफ्ट जो है हमेशा के लिए तैयार रखे गए हैं कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती है तो वो मिनट भर में जो है सीधा उड़ान संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। जिस तरह से लेह और श्रीनगर के एयरबेस का दौरा किया है वायुसेना प्रमुख ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस लद्दाख दौरे के मायने साफ तौर पर चीन भी समझ रहा होगा। इधर चीन सेना से झड़प के बाद भारत ने गलवान नदी पर ब्रिज बना लिया है। चीन की सेना के विरोध के बावजूद BRO और भारतीय सेना ने ब्रिज बनाने का काम जारी रखा और ये ब्रिज बनकर तैयार है। हालांकि चीनी सेना ने कल मेजर जनरल स्तर की बैठक में इस पर अड़ंगा डाला था, लेकिन सेना ने नहीं माना और आज ये पुल बनकर तैयार हो गया है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सेना की बैठक में कल अड़ंगा डाला गया, लेकिन फिर भी हमने ये पुल बनाया। हमारी मंशा साफ है कि अगर आप हमारी बात को नहीं तवज्जो दोगे तो हम भी आपकी बात को तवज्जो नहीं देंगे। बिल्कुल, भारतीय सेना के अधिकारियों ने अपना पूरा साफ संदेश जो है वो चीन को दे दिया है कि अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम अपने इलाके में जो भी डेवलपमेंट के काम है वो हम करेंगे, चाहे वो रोड का होगा, ब्रिजेस का होगा। तो यही कारण है कि चीन की कोई बात नहीं सुनी गई मीटिंग के भीतर। और जो पुल का काम था वो दिन रात पूरा किया 2 दिन के भीतर, और वहां पर BRO और सेना की जो इंजीनियर विंग थी उन्होंने काम को पूरा करके 7 मीटर चौड़ा पुल जो था वो बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि इसके ऊपर चीन पहले भी काफी अड़ंगा डालते आया था, लेकिन अब जब झड़प हुई थी उसके बाद जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत हुई उसमें भी इसके ऊपर बात उठाई गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के अधिकारियों को चुप करवा दिया था और यही कहा था कि ये हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में डेवलपमेंट के काम करेंगे, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल, और लगातार आप बने रहिएगा पवन, आगे आपसे हम जुड़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच ये है कि चीन ने भारतीय रेलवे के एक अफसर के सिस्टम को हैक करके रेलवे से सेना की आवाजाही से जुड़ी जानकारी हासिल की है। IB ने इस बारे में रेलवे को भी अलर्ट किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने रेलवे के एक विजिलेंस अफसर के कंप्यूटर से छेड़छाड़ की और इस जानकारी को हासिल किया है, और इसके बाद से ही खुफिया एजेंसी IB अलर्ट पर है, क्योंकि साफ तौर पर चीन की मंशा इस बात के जरिए समझी जा सकती है। चंदन, फिलहाल बताइए और क्या क्या अपडेट्स हैं इस खबर पर। देखिए, अब रेलवे बोर्ड को सलाह दी गई है IB की तरफ से कि जिस कंप्यूटर को हैक किया गया है उस कंप्यूटर को तत्काल जो है इंटरनेट से काट दिया जाए, यानी कि उसका इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया जाए ताकि कोई भी ऑनलाइन इस पर घुसपैठ आगे ना कर सके। दूसरी बात जो कही गई है वो ये कहा है कि ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए जो पासवर्ड है कंप्यूटर के उसे बदला जाए जो बाकी कंप्यूटर उस दफ्तर में रखे हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, जिस पर सेंधमारी की गई है, उसका डेटा जो है वो आप रिजर्व में रख लीजिए, उसके बाद पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दीजिए। इन तमाम तरह की सलाहों के बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये सारी सलाह मानी जाए IB की, और जितने भी कंप्यूटर हैं जो कि सेंसिटिव हैं उनको एक बार फॉर्मेट किया जाए, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनका बैकअप रखने के बाद। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से चीन ने कोशिश की और सेंधमारी करके भारतीय रेल के एक अफसर के कंप्यूटर से कुछ गोपनीय
ये जानकारी इकट्ठा की जिसमें से सेना के मूवमेंट की जानकारी रखी गई थी। चीन लगातार इस तरह की हरकत करता रहा और जिस तरह से तनाव बढ़े हैं, ये लगातार संभावना बनी हुई थी, आशंका बनी हुई थी कि चीन ऐसी कोशिश करेगा और रेलवे के सिस्टम को उससे थोड़ा सा कमजोर पकड़ा, जिसमें कि उससे सेंधमारी कर ली है। हालांकि बहुत ज्यादा गोपनीय जानकारी, ऐसा चीन के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन निश्चित तौर पर सेना के मूवमेंट जो कि ट्रेनों से की जाती है, और ये मामला सामने आने के बाद चंदन और ज्यादा खुफिया एजेंसी एक्टिव भी हो गई होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप लगातार जानकारियां देते रहेगा। इधर पंजाब के संगरूर में शहीद गुरबिंदर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरबिंदर सिंह गलवान घाटी में शहीद हुए थे। अब तक उनका पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुंचा है। शहीद गुरबिंदर सिंह के परिवार में मातम है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और लोग उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। कुछ ही देर में शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा, जिसका लोगों को इंतजार है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, लगभग 1.5-2 घंटे पहले मैं जब आपसे जुड़ी थी तब आप बता रहे थे कि उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से लाया जाएगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा परिवार को? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अगले 15 से 20 मिनट में जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। बाय रोड लाया जा रहा है। चंडीगढ़ सेना का स्पेशल विमान पार्थिव शरीर लेकर पहुंचा था। गुरविंदर सिंह के साथ ही एक और जवान जो कि पंजाब के मानसा के रहने वाले हैं, वो भी शहीद हुए थे इस गलवान वैली में ही। उनका भी पार्थिव शरीर साथ में आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घर पर फ़िलहाल इंतज़ार किया जा रहा है। गुरविंदर सिंह की जो तस्वीर यहाँ पर लगाई गई थी, लोगों ने पुष्प अर्पित किए वहाँ पर, और उसके बाद अब तमाम लोग, जिसमें घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं और आसपास के गाँव से जो लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक जगह बनाई गई है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद लोग अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है जहाँ पर तमाम सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देने की पूरी तैयारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे जो कि श्रद्धांजलि देंगे पंजाब सरकार की तरफ से। तो तमाम यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के फिरोजपुर से सांसद सुखबीर बादल यहाँ पर परिवार को सांत्वना देकर गए हैं, और भी अन्य कई लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार के वक्त भी कई लोग यहाँ पर जुटेंगे, काफ़ी भारी भीड़ यहाँ पर जुट सकती है। इसके लिए पंजाब पुलिस ने भी काफ़ी व्यापक तैयारियाँ की हैं। लेकिन फ़िलहाल परिवार उस घर में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखने के लिए एक जगह बनाई गई है, और जो परिवार के लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि इंतज़ार है नम आँखों को कि उनके परिवार के सुपुत्र को जो शहादत दे चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पार्थिव शरीर को जल्द लाया जाए। लेकिन जो लोग भी जानते हैं इस जवान को, जिससे बहुत सारी यादें भी जुड़ी होंगी गुरबिंदर सिंह की, वो क्या बताते हैं गुरबिंदर की, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो शहादत दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, गुरविंदर सिंह के बारे में कहा जाता है सिर्फ 22 साल उनकी उम्र थी और 2018 में वो सेना में भर्ती हुए थे और उसके बाद से लगातार सेना के लिए वो काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये घर है शहीद का, वो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच है। अगर हम यहाँ से बाहर आएंगे तो सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर खेत हैं और ये खेत इसी परिवार के हैं। और खेतों में लगातार बताया जाता है कि गुरविंदर सिंह जब भी सेना से अपनी छुट्टियों के दौरान आते थे तो यहाँ पर खेती बाड़ी करते हुए दिखाई देते थे। काफ़ी फसलें उन्होंने यहाँ पर लगाई थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग हैं अब उनको याद कर रहे हैं कि, और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा घर के बाहर एक धार्मिक समाधि स्थल है और यहाँ पर गुरविंदर सिंह चाहते थे कि लंगर चलता रहना चाहिए, पीने के पानी की छबील होनी चाहिए। इसके लिए भी वो वहाँ पर काफ़ी मेहनत करते थे और ये सब छुट्टियों के दौरान करते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सब लोग उनकी इन्हीं बातों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि यहाँ पर इन खेतों में ही गुरविंदर सिंह दिखाई देते थे। खेतों के बीच उनका ये घर बना हुआ है और यहाँ पर फ़िलहाल उनकी तस्वीर, यहाँ पर दूर से ही जैसे कोई आएगा तो दूर से उनकी तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब उनको अंतिम उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचना शुरू हुए हैं। अलग अलग तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जी मोहित, और शहीद गुरबिंदर के पार्थिव शरीर का इंतजार इन सबको और हमको भी है, वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए ज़रूर देखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री
सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सत्येंद्र जैन को बुखार भी हुआ है, वो लगातार बना हुआ है बुखार। डॉक्टरों के मुताबिक निमोनिया बढ़ गया है। सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव हैं और इसको लेकर लगातार उनकी तबीयत के बिगड़ने की जानकारियां मिल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, क्या जानकारी है उनके हेल्थ को लेकर? देखिए, अभी हमारी उनके करीबी लोगों से जो उनके साथ अस्पताल में भी हैं उनसे भी बात हुई और बाकी लोगों से भी पता करने की कोशिश की। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत अभी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। उनको लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार लगा हुआ है और जब से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उससे पहले से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो ऑक्सीजन लगाया गया था। लेकिन बीच में भी जिस दिन उनका दोबारा से कोरोना टेस्ट हुआ तो काफी मुश्किल से ऑक्सीजन हटाई गई थी, क्योंकि कोरोना टेस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए ऑक्सीजन हटाई जाती है, तो उस समय भी दिक्कत हुई थी। और लगातार उसके बाद से ऑक्सीजन सपोर्ट उन्हें लगाया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उनका लगातार कम बना हुआ है। इसके अलावा निमोनिया भी उनका बढ़ गया है और बुखार लगातार बना हुआ है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि स्थिति अभी उनकी थोड़ी गंभीर है और उसी हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं तो उसे देखते हुए डॉक्टर्स लगातार उनके इलाज की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन स्थिति अभी कहा जा रहा है कि पहले के मुताबिक ही बनी हुई है, उसमें सुधार अभी नहीं दिखाई दिया है। और निमोनिया भी बढ़ने की खबर डॉक्टर ने बताई है कि निमोनिया उनका बढ़ा है। इस तरीके का भी विचार अभी दिल्ली सरकार में चल रहा है। होने के साथ साथ उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लगातार डॉक्टर निगाह उस पर बनाए हुए हैं और उनके हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका हॉस्पिटल बदलने पर बिहार से खबर आ रही है, विक्रांत, वो ये कि वैशाली में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार किया गया है। उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद माहौल गमगीन है, लेकिन इससे पहले उनके अंतिम विदाई देने के लिए उनके लिए हजारों लोग जुट गए थे। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंची भीड़ उनकी शान में नारे लगा रही थी। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। लोगों की भीड़ उनके घर से लेकर अंतिम संस्कार करने तक उनके साथ रही। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद जय किशोर को सलामी दी गई और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जय किशोर को अंतिम विदाई सेना की तरफ से दी गई। ये वो लम्हा जो हर शहीद के लिए गर्व की अनुभूति परिवार के लिए जरूर लाता है, लेकिन दुखों का पहाड़ भी साथ ही टूटता है। और इस बीच हौसला सिर्फ इस बात का कि इतने सारे लोग उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो तिरंगे लेकर लोग वहां पहुंचे, इतने ज्यादा लोग पहुंचे कि पुलिस को तैनात करना पड़ा। और दूसरी तस्वीर वो राजकीय सम्मान जो हर जवान की शहादत के बाद उसे विदा करने से पहले दी जाती है। इस राजकीय सम्मान के हकदार जय किशोर और उनकी अंतिम विदाई में शामिल होते हजारों लोगों की भीड़। हम आपको बिहार के वैशाली में आज हुए शहीद जय किशोर की अंतिम विदाई की तस्वीरें दिखाएंगे। 4 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपको दिखेगा कि शहीद जय किशोर को अंतिम संस्कार से पहले सलामी दी गई, जबकि दूसरी तस्वीर में शहीद की अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ा। हजारों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, जबकि तीसरी तस्वीर में शहीद को अंतिम नमन करते लोग दिखे। इसके बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया और शहीद जय किशोर पंच तत्व में विलीन हो गए। 4 तस्वीरें और इन 4 तस्वीरों के लिए गर्व की अनुभूति जरूर होती है, लेकिन उस गर्व के साथ आंखें नम होती हैं। नम इसलिए होती है कि इतनी कम उम्र में एक देश का जवान शहादत के लिए चला जाता है। उसकी शहादत के बाद पीछे परिवार छूट जाता है, परिवार में उसकी यादें छूट जाती हैं, दोस्तों के बीच उसके किस्से कहानियां रह जाते हैं। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी है बिहार के लोगों में, वो प्रशासनिक अमला तो एक अलग बात है, सरकारी तंत्र तो अलग बात है, लेकिन जब लोग जुटते हैं तो उस शहीद के इस अंतिम यात्रा को एक मजबूती परिवार के सदस्यों को मिलती है जो इस दुख के पहाड़ से गुजर रहे होते हैं।
और एक बार फिर से आपको संगरूर लेकर चलते हैं, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें ज़रूर बिहार की हम दिखा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से संगरूर की तस्वीरें, जहां हम लगातार इंतजार कर रहे हैं उस पल का जिसके बारे में बता रहे थे मोहित आप की पार्थिव शरीर जल्द से जल्द यहां पहुंचे। आपने 20 मिनट के लगभग का बताया था वक्त की, और लग सकता है। अभी क्या आप बता सकते हैं कब तक पार्थिव शरीर आ पाएगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो पूरी तरह से जो तैयारियां की गई हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और जितना भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं। जानकारी ये है कि अब 10 से 15 मिनट का और वक्त लगेगा। यहाँ पर सादी वर्दी में जो पंजाब पुलिस के जवान हैं उनको आगे की तरफ लगाया गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की भी पूरी कोशिश है यहाँ पर पंजाब पुलिस की, तो नियम ना टूटें इसकी भी कोशिश की गई है यहाँ पर। और कुछ पूर्व सैनिक भी यहाँ पर विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर एक शैया बनाई गई है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। परिवार के लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। हालांकि परिवार की जो इच्छा थी, जो उनकी तमन्ना थी कि 3 महीने बाद वो शादी कर सके अपने बेटे की, वो तो पूरी नहीं हो पाई है, और इस घर से अब उनकी बारात तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन उनको अंतिम विदाई यहाँ से ज़रूर दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर सब देखिए गाँव के लोग, आसपास के लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये यहाँ पर उनके लिए एक शैया बनाई गई है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम लोग श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि जो सैन्य सम्मान है और जो राजकीय सम्मान है, जो उनको सलामी दी जानी है, वो सब कुछ वहीं अंतिम संस्कार के दौरान ही किया जाएगा। जो शमशान भूमि है यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर वो सब कुछ किया जाएगा। वो एक तस्वीर भी यहाँ पर उनकी लगाई गई है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है वो फूल चढ़ा रहा है, याद कर रहा है, और सब भरोसा नहीं कर पा रहे कि 22 साल की उम्र में ही गुरविंदर सिंह ने शहादत दे दी अपने देश के लिए और पूरे गांव का नाम रोशन किया। इस बात का फ़ख्र तो है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, और काफ़ी वो लोग मायूस भी हैं कि जिस गांव के युवक की शादी का इंतज़ार वो कर रहे थे अगले 3 महीने के अंदर, अब उसकी यहाँ से अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसको इस तरह से रुखसत करना पड़ेगा। जी, दुख की घड़ी है। भले ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, लेकिन इस दुख को कम नहीं किया जा सकता है। इसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती है मोहित। और इस बीच 6 तस्वीरें मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं शहीद जय किशोर की, जो बिहार के वैशाली में अंतिम विदाई से उनकी जुड़ी हुई है। शहीद गुरविंदर सिंह का शव शहीद पंजाब के संगरूर में लाया जाना है। अभी इंतजार है इस बात का। शहीद चंदन कुमार को बिहार के भोजपुर में श्रद्धांजलि दी गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में राजेश ओरांग की घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में शहीद अमन कुमार को श्रद्धांजलि दी गई है। ओडिशा के मयूरभंज में शहीद नंदूराम सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई है। ये श्रद्धांजलि जाया नहीं जाएगी, इस बात का दृढ़ निश्चय भारत सरकार कर चुकी है, और हर नीति जिससे परिवार को, इन शहीदों को जानने वाले लोगों को या इनके किस्से कहानियां सुनने वाले लोगों तक बात पहुंच रही है, उनको इस बात का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि चीनी झड़प में जिस तरह से हमारे इन जवानों ने शहादत दी है, ये कभी नहीं भूली जा सकती है। ये एक तरह से उस झड़प को इतना बुरा रूप दिया गया है जो हमारे इन जवानों की शहादत के रूप में सामने आया है, जिसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 13,586 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है, जिसमें 12,573 लोगों की मौत हुई है। इसमें 24 घंटों में 336 लोगों की जान गई है, जबकि अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,04,711 है। वहीं रिकवरी रेट 53.79% है, जो काफ़ी बेहतर है, और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,20,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 52,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां करीब 50,000 कोरोना मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,601 है, और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर गई है।
कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालत बहुत खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 21,89,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 9,78,000 हो गई है, उससे ज़्यादा पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,60,000 के पार हो गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 3,80,000 के पार हो गया है। वहीं ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो गई है। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 3,80,532 हो गया है। वहीं इसमें 2,04,711 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 12,573 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,63,248 लोग जूझ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 84,64,739 पहुंच चुका है, जिनमें 41,42,540 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,53,289 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल 38,68,910 एक्टिव केस हैं। रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बड़ी खबर वो ये कि महज 58 दिनों में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर सीएमडी मुकेश अंबानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने शेयरधारकों से 21 मार्च 2021 से पहले ही कंपनियों को कर्ज मुक्त कराने का वादा पूरा किया है। मुकेश अंबानी ने बयान जारी कर कहा है कि रिलायंस को तय वक्त से बहुत पहले ही कर्ज मुक्त करके उन्होंने शेयरधारकों से किया गया अपना वादा पूरा किया है। जियो में 22 अप्रैल से अब तक 1,15,693 करोड़ का निवेश हुआ है। वहीं रिलायंस ने राइट्स इशू के जरिए 53,124 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर से इतनी बड़ी पूंजी जुटाना भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है 31 मार्च 2021 के लक्ष्य से पहले रिलायंस को ऋण मुक्त करने का शेयर धारकों से किया अपना वादा पूरा करने पर आज मैं बेहद प्रसन्न हूं। हमारे शेयर धारकों और अन्य सभी हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारे डीएनए में है। इसलिए रिलायंस के ऋण मुक्त कंपनी बनने के गर्व भरे अवसर पर मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने स्वर्णिम दशक में रिलायंस और भी अधिक महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य स्थापित करेगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संस्थापक धीरूभाई अंबानी के उस दृष्टिकोण को पूरी तरह अपनाएगा जो भारत की समृद्धि और समावेशी विकास में हमारे योगदान को लगातार बढ़ाते रहे हैं।